फ्रेंड, मैं रजनीश शर्मा निर्माण जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसे कि समय समय पर बहुत सारे टीचर आए हमारे निर्माण जीएस एकेडमी में और आपको बहुत सारी बातें बताई उन्होंने। अलग अलग चीज़ों को लेकर के आए। कोई इतिहास पढ़ा रहा है तो कोई ज्योग्राफी पढ़ा रहा है, कोई साइंस पढ़ा रहा है। मैं आपको अब हम लोग संविधान पर बात करेंगे। संविधान की सबसे पहले संविधान शुरुआत कैसे हुई और कैसे संविधान हमारा बना, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग आज नॉर्मली चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था कि अगर भारतीय संविधान समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इतिहास में जाते हैं कि इतिहास क्या हुआ था, कैसे अंग्रेज़ों ने भारतीय संविधान का, हमारे भारतीयों ने मिलकर के अंग्रेज़ों के साथ भारतीय संविधान का निर्माण करने की अवधारणा बनाई। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे। आप सभी को पता है कि अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन की महारानी थी रानी एलिजाबेथ, उससे अनुमति ली अंग्रेज़ों ने। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, वो 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ से अनुमति लेकर के भारत आई। ठीक है, उस समय आपको पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरुआती समय में 217 साझेदार थे। ठीक है, और आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम भी पता होना चाहिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम था, जिसे वर्तमान में वो लोग शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। अब जब अंग्रेज़ आए हमारे यहाँ तो अंग्रेज़ों ने अपने लिए, ठीक है, अंग्रेज़ों ने अपने लिए बहुत सारी बातें कही। समय समय पर बहुत सारे रूल अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाए गए। उनसे कैसे हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे आपको सबको पता होगा कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने भारत में शासन का शिकंजा कसा। उस शासन को अपने रूप चलाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर अनेक एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। ठीक है, अब अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत समय समय पर अनेक एक्ट लाए गए। जैसे अंग्रेज़ों के द्वारा पहला एक्ट लाया गया था, हम बात करेंगे सारे अधिनियम जो कैसे लाए गए थे। वर्तमान में ये अधिनियम, जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं, वो ये इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कैसे आया था, क्या बातें हुई। ठीक है, तो हम बात करेंगे अधिनियमों पर। ठीक है, जैसे पहला जो अधिनियम आया था वो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम सबसे पहले क्यों था, रेगुलेटिंग ही क्यों रखा गया, और दूसरा नाम भी रखा जा सकता था। रेगुलेटिंग इसीलिए था क्योंकि अभी अभी जैसी प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, तो भारत का शासन अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अंग्रेजों को जैसे ही भारत का शासन प्राप्त हुआ तो उस भारत के शासन को अपने अनुरूप चलाए रखने के लिए अंग्रेजों ने काम किया था। तो भारत का शासन अंग्रेज रेगुलेट करना चाहते थे, इसीलिए रेगुलेट करने के लिए अंग्रेजों ने नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसीलिए पहले वाले अधिनियम का नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या बातें हुई, इसमें भी 2-4 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों के बाद अब पहली जो महत्वपूर्ण बातें थी, हुआ क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहले बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था इस अधिनियम के तहत। मतलब पहले बंगाल में गवर्नर होता था, तो अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और इस अधिनियम के तहत बनने वाला जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये पहली बात थी इस अधिनियम की। इस अधिनियम की जो दूसरी बात क्या रही है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी बात थी, इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। पहली बार हो रही है 1773 में। 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजा एम्पे, और जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। ठीक है, ये थी इस अधिनियम की दूसरी बात। ठीक है, अब जो अंग्रेज ने अगला अधिनियम लाया वो आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। अब इस अधिनियम में क्या बातें थी, 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में इसका नाम क्या था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ठीक है, इस अधिनियम में क्या बातें थी, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें क्या कमी रह गई थी, तो उसमें कमी ये रह गई थी, जो 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना था कलकत्ता में, उसमें पहले सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता के लिए काम कर रहा था। अब 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा क्या हुआ
कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था वो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के लिए कानून बना रहा था। अब 1781 में ये हुआ कि आज के बाद वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाएगा। ये बात थी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, ठीक है। इसके बाद जो अगला अधिनियम आया वो आया 1793 का अधिनियम, ठीक है। अब 1793 के अधिनियम में क्या बात थी? जो 1793 का अधिनियम था उसमें अंग्रेज क्या हुआ? 1793 के अधिनियम के पहले की बात अपन कर रहे थे। 1793 के अधिनियम के पहले एक और अधिनियम आया था जिसका नाम था 1784 का एक्ट, ठीक है। अब 1784 में हुआ क्या था? 1784 में अंग्रेजों ने दो पद बनाए थे, एक का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था एक राजनीतिक मामले करता था और एक व्यापारिक मामले संभालता था, व्यापारिक मामले संभालता था और एक राजनीतिक मामले देखता था, ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो आपका व्यापारिक मामले देखता था और कंट्रोल जो था वो आपका राजनीतिक मामले देखता था, ठीक है। अब इस अधिनियम में केवल यही दो बातें थी, बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था ये, ठीक है। अब इस अधिनियम के बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम। अब 1793 के अधिनियम में क्या थी? जो हमने देखा कि 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, तो इन लोगों को जो वेतन आदि की व्यवस्था थी वो 1793 के अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व से की जाने लगी। अर्थात जो 1784 में अंग्रेज़ों ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए थे, तो उसमें 1793 के अधिनियम में लोगों ने किया क्या कि अब तक क्या हो रहा था कि अंग्रेज शुरुआती समय में लोगों को जताना नहीं चाहते थे कि हम भारत से काम करते हैं, लेकिन इस अधिनियम में सीधी सीधी बात लिख दी गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात अंग्रेज़ों को जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की जाने लगी। इस अधिनियम में ये बात हुई। इसके बाद अब हुआ क्या? इसके बाद जो अगला अधिनियम आएगा वो आएगा 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम समझने के पहले हम बात करते हैं क्यों आया और कैसे आया 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम में के पहले हम बात करते हैं 1750 से 1850 में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, इतिहास का चैप्टर है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति में हुआ क्या? औद्योगिक क्रांति मतलब होता है उद्योगों की क्रांति, और उद्योगों की क्रांति इंग्लैंड में उद्योगों की क्रांति हो रही थी, अर्थात बहुत सारे उद्योग बन रहे थे। अब बहुत सारे जब उद्योग बन रहे थे और उद्योग चाहते क्या थे? जो उद्योग बनाने वाले थे या उद्योग निर्माण हुआ था, तो इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो इंग्लैंड में ये लोग चाहते थे, जो औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड के लोग भारत आना चाहते थे व्यापार करने के लिए। और अभी तक भारत आने के लिए भारत में व्यापार कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब 1750 से 1850 के दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई, तो जो इंग्लैंड जो वहाँ अंग्रेज थे वो सारे भारत व्यापार करने आना चाहते थे। तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई, तो वहाँ पर विवाद हो गया इंग्लैंड में कि हमें भी जाना है भारत के साथ, आपने ईस्ट इंडिया कंपनी को बस को भेजा है व्यापार करने के लिए। तो वो लोग भी कहने लगे, तो जो वहाँ की महारानी थी उन्होंने कहा ठीक है, आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ और इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वो काम करेंगी भारत में, ठीक है। अब ये बात हुई, तो 1813 के दिन में क्या बात हुई? 1813 के दिन में कह दिया गया कि अभी तक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था भारत के साथ शासन करने के लिए। तो अब इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनियां 1813 के दिन में हुआ कि इंग्लैंड की बहुत सारी कंपनियां भारत आएगी व्यापार करने के लिए। मतलब पहली जो बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय और चीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब औद्योगिक क्रांति का परिणाम ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी, उसका एकाधिकार समाप्त हो गया। अब बहुत और कंपनियां आएंगी और भारत के साथ व्यापार करेंगी भारत में आके, लेकिन चाय मतलब चाय पत्ती और चीनी, ठीक है, चाय और चीन देश है, चाय चीन और जो पूर्वी देश हैं उनके साथ केवल और केवल काम करेगा कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बात हुई, ठीक है। जो 1813 के अधिनियम की जो दूसरी बात थी, दूसरी बात क्या थी? इस अधिनियम की दूसरी बात थी कि इसी अधिनियम के तहत अभी तक भारत में ईसाई मिशनरी नहीं आते थे, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली बार इस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों का भारत में क्या हुआ? आगमन हुआ, ठीक है। ये 1813 के अधिनियम में की बात थी,
ठीक है। 1813 के अधिनियम के बाद बात करते हैं अब, और तीसरी जो बात लिख दी गई इसमें, अब ये लिख दिया गया कि आज के बाद हर जो अधिनियम था वो 20 साल के बाद आएगा। 20 साल के बाद मतलब 1813 में अगर हम 20 प्लस करेंगे तो आएगा 1833 का अधिनियम, ठीक है। और 1813 के अधिनियम में ये बात भी लिख दें। अब हाँ, एक बात और ध्यान देने लायक है इस अधिनियम में 1813 के अधिनियम में कि हमने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया केवल, किंतु चाय, चीन और पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों तक बना रहा, ठीक है। अब 20 वर्षों तक बना रहा तो 20 वर्ष कब हो जाएंगे। और इस अधिनियम में लास्ट बात ये भी लिख दी गई थी कि जो मैं मतलब ये अधिनियम आएगा, अब अगला अधिनियम जो आएगा वो 20 साल के बाद आएगा। 20 साल के बाद मतलब 1833। अब 1833 का अधिनियम आया तो इसमें सबसे पहली बात क्या थी 1833 के अधिनियम में, तो मैंने कहा चाय, चीन और पूर्वी देशों के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। ये हुई इस अधिनियम की पहली बात, ठीक है। इस अधिनियम की दूसरी बात क्या थी, इस अधिनियम में मैंने आपको बताया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने कहा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। अब 1833 में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि बंगाल के गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के तहत अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इस अधिनियम के तहत बनने वाला जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इस अधिनियम की दूसरी बात ये थी, ठीक है। पुनः जो तीसरी बात हुई इस 1833 के अधिनियम की, मैंने कहा इस अधिनियम में फिर से वही लिख दिया गया कि पुनः जो इसका कार्यकाल है, मतलब इस अधिनियम का कार्यकाल पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, मतलब जो अगला अधिनियम आएगा फिर से वो 20 साल के बाद आएगा, ठीक है। 20 साल के बाद आएगा मतलब जो अगला अधिनियम आएगा अब 1833 में मैं 20 साल प्लस करूंगा तो होगा 1853, मतलब आएगा 1853 का अधिनियम, ठीक है। अब इस 1853 के अधिनियम में क्या बात होगी, 1853 के अधिनियम में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। जो पहली बात थी इस 1853 के अधिनियम में, तो मैंने कहा 1853 के अधिनियम की बात थी नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। और अब पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाने लगी। अब नामजदगी का सिद्धांत क्या है, नामजदगी का सिद्धांत ऐसा सिद्धांत था जिसके तहत किसी व्यक्ति का नाम बता करके आप बड़े बड़े पदों को हासिल कर सकते थे। जैसे अंग्रेज, आप किसी भी अंग्रेज का नाम बताएंगे तो आपको बड़ा पद मिल जाता था। कोई भारतीय महाराजा था उसका नाम आप बताते थे तो आपको बिना योग्यता के आधार पर कोई भी बड़ा पद मिल जाता था। तो इस 1853 के अधिनियम के तहत हमने कहा कि नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पदों को भरे जाने की व्यवस्था की जाने लगी। ये था आपका 1853 का अधिनियम। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बाद के अधिनियम देखेंगे और उसको गहनता से चर्चा करेंगे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।